Good morning student, welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss about the basic details of Vedic culture, why Vedic culture has emerged after the destruction of Indus Valley Civilization. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वैदिक काल का जन्म हुआ और क्यों आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किसी भी सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन का रीजन होता है, जो उसका पावर होता है, जिस पावर से वो सिविलाइजेशन डेवलप होता है, वही पावर उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। हमने देखा था कि किस तरह से इंडस वैली, जो इंडस रिवर था, उसके हेल्प से, उसके कारण पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ और ऐसा माना जाता है कि उसी इंडस रिवर सिंधु नदी के कारण उस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी हुआ। ये एक नेचुरली थिंग है कि जिस चीज से किसी सिविलाइजेशन का या किसी चीज का जन्म होता है, उसी कारण से या उसी रीजन से उस चीज का अंत भी हो जाता है। तो कुछ हुआ वैसा भी था कि इंडस रिवर के ऊपर पूरा सिविलाइजेशन आया और इंडस रिवर के कारण ही सिविलाइजेशन खत्म हुआ, ऐसा माना जाता है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर के बारे में। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था कि किस तरह से वो रिलीजन में नेचर की वर्शिप ज़्यादा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वहाँ पर अभी कोई गॉड को स्पेशल उन्होंने नाम नहीं दिया था। एक पशुपति नाथ करके जो स्टेचू है वो मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि वो पशुओं के कंजर्वेटर, पशुओं के संरक्षक थे। तो इस तरह से आप बेसिकली बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो नेचुरल वर्शिप पर डिपेंड था, अगर एक लाइन में बोले। और सिविलाइजेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज जो है सिविलाइज तरीके से रहने लगी थी, बड़े बड़े सिटीज मिले, शहर मिले। आज हम बात करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। तो देखते हैं, आइए मैप से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दो सिटी थी, ये देखिए मोहनजोदाड़ो और ये हड़प्पा, ये दो मेजर सिटीज थी। ये इंडस रिवर फ्लो हो रहा है। सप्त सिंधु जो है आप याद रखिएगा, सप्त सिंधु जो रिवर है, द रोल ऑफ 7 रिवर्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर इंडियन एंशियंट हिस्ट्री। जो 7 नदी है उस पर डिपेंडेंट है सारे जो डायनेस्टीज आएंगे, सारे जो कल्चर आएंगे, सारे जो पीरियड आएंगे। 7 नदी को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए इंडस रिवर जो हमारा मेन बोल सकते हैं कैप्टन है, और उसको जो 6 रिवर है वो फॉलो करते हैं। मेन कैप्टन, ये टीम याद रखिएगा, इसी रिवर के टीम पर ही पूरा कल्चर डेवलप्ड है। इन प्री हिस्टोरिक पीरियड तो आप देख सकते हैं कि बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इसी 7 रिवर के आसपास था। तो उसमें देखिएगा हड़प्पा यहां पर था, रावी नदी इन द बैंक ऑफ रावी रिवर, एंड द मोहनजोदाड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। लेकिन आप देखोगे इंडस रिवर में डिस्ट्रक्शन हुआ, तो ये दोनों जो सिटीज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा माना जाता है, बिकॉज ऑफ द फ्लड और ड्रॉट। या तो बाढ़ आया होगा या फिर सूखा आया होगा। तभी तो आप देखेंगे कि जब भी बाढ़ या तो पानी ज्यादा हो जाता है या पानी वहां मिलेगा ही नहीं, तभी आपको परेशानी होती है। आज भी हम जिस सिटी में रह रहे हैं, अगर पानी बंद हो जाता है तो देखेंगे पानी, जैसे अंडरग्राउंड वाटर आज तो लगभग 80 to 90% जो सोर्स है हमने रिवर से बंद कर दिया, अपने पर्सनल वाटर हमने लगा रखा है। अब वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। वाटर लेवल अगर डाउन होता है तो हमको सिटी शिफ्ट करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। या तो आप देखेंगे कि पाइप के जरिए दूसरे सिटी से पानी मंगाया जाता है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी आप समझ जाइए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर एक जगह पानी खत्म होता है या अंडरग्राउंड का जो वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो हमको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। या फिर एकदम से बाढ़ आ जाता है किसी नदी में। आपने देखा होगा कुछ साल पहले दिल्ली में आया था, तो दिल्ली के बहुत सारे लोग मूव किए थे। गवर्नमेंट जो है लोगों को इधर से उधर माइग्रेट करवा रही थी, क्योंकि सेफ प्लेस में उसको जो लोग हैं, सिटीजन है, उनको शिफ्ट कर रही थी सेफ प्लेस में, ताकि कोई लाइफ इंजरीज ना हो, कोई तरह के इंजरीज ना हो। सेम वैसे ही आप देख सकते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी सिचुएशन आई होगी, जब यहां पर इस रिवर में बाढ़ या फिर सूखा आया होगा, तो ये जो लोग थे इंडस वैली के, वो शिफ्ट हुए होंगे इस तरफ।
इस रीजन में शिफ्ट हो गया, यहां से पूरा पूरा इस रीजन में। अब देखिए मैप में ये आपको बहुत कम डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन जब आप किलोमीटर में नापेंगे तो काफी दूर होता है। तो इस रीजन में शिफ्ट हो गए होंगे वहां से बचने के लिए कुछ कुछ, और क्योंकि जो सिविलाइजेशन है, लोग तो वही है, बस जगह बदलते रहता है, कल्चर बदलते रहता है, रिलीजन बदलते रहता है, लेकिन बेसिक प्रोसेस जो सेम है। तो यहां पर आप देखेंगे शिफ्ट हुए और यहां पर उन्होंने रहना चालू किया और नया सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं हम वैदिक कल्चर। देखिए वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ, कोई भी सिविलाइजेशन जब डिस्ट्रॉय होता है तो वही जो डिस्ट्रॉय होता है वही नया सिविलाइजेशन का बर्थ का कारण भी होता है। आप देखेंगे कोई भी प्रोसेस में जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो दूसरी एनर्जी तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर तीसरी एनर्जी चौथे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब तक एक एनर्जी एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगी, दिस इज द साइंस। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनी कन्वर्टेबल ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। कन्वर्ट करना एनर्जी का पॉसिबल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है, केवल वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेम वैसे क्या होता है कि जब एक चीज, एक जो सिविलाइजेशन है या कोई भी चीज है वो एंड होता है तो फिर नया सिविलाइजेशन का जन्म होता है। सेम वही हुआ, यहां से लोग मूव किए होंगे और इस सप्त सिंधु पंजाब रीजन के पास आने लगे और इसको बोला गया वैदिक कल्चर। अब देखिए नाम पे ही मैंने बोला था कि नाम पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर इसलिए ये मान लीजिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर जो स्पेसिफिकेशन क्या था, उसकी सिटीज, जो भी हमने 7 सिटीज पढ़ी थी वो उसकी स्पेशलाइजेशन थी। वैसी वैदिक कल्चर में 4 बुक वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये बुक था। यहां पर आप देखेंगे वैदिक कल्चर में कोई बड़ी सिटी नहीं मिली जाएगी, सिटी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा, मतलब स्टडी मिलेगा। ये अब बुक से ही आपको पता चल रहा है, बुक से क्या पता चल रहा है कि ये जो है कल्चर थी वो विलेज पर डिपेंड थी। छोटे छोटे विलेज, आप जानते हैं कभी भी कोई बड़ी सिटी मूव करती है तो एक साथ मूव नहीं करती, किसी को जगह मिला होगा तो कुछ यहां शिफ्ट हो गए होंगे, कुछ यहां ग्रुप बना लिए होंगे, कुछ यहां ग्रुप बना लिए होंगे, कुछ यहां ग्रुप बना लिए होंगे, क्योंकि सिटी था इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये जब माइग्रेट किए तो जिसको जहां जगह मिलता है वहां पर वो रहना चालू कर देता है। तो विलेज कल्चर था। कौन सा कल्चर था? विलेज। यहां पर सिटी नहीं थी, विलेज था। और विलेज था तो आप देखेंगे कि हम जब भी पढ़ते हैं तो कभी कभी ग्रुप स्टडी में पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम पर्सनल पढ़ते हैं। तो जब भीड़ से दूर हुए, जब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने लगे, तब उन्होंने स्टडी चालू की, फिलोसॉफी की, पॉलिटिक्स की, रिलीजन की, बहुत सारे चीज की। और इस स्टडी में उन्होंने 4 बुक्स लिखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद was written in the early Vedic period and the rest 3 Vedas were written in the लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल और वैदिक कल्चर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। अर्ली वैदिक कल्चर, कुछ समय तक तो उन लोग यहां रहे, फिर यहां इनको सेफ महसूस हुआ, फिर माइग्रेट हो रहे होंगे तो कुछ लोग फिर और माइग्रेट हो गए। चंबल रिवर यहां पर है तो गंगा रिवर यहां से फ्लो होती है, तो थोड़ा और ये इंटर आए इनटू साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और उसको बोलते हैं फिर लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड देखिए, ये जो यहां तक आए थे इधर ऊपर जो फर्स्ट मैंने रो खींचा है उसके पहले, इसको बोलेंगे हम अर्ली वैदिक पीरियड। और जब नीचे आए और ज्यादा डीप में आए जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, तो वो लेटर वैदिक पीरियड। और टाइमिंग क्या था? 1500 BC टू 1000 BC, मतलब 1500 साल पहले आज से यहां पर रहना चालू कर दिए थे पंजाब रीजन के पास, और 1000 साल पहले फिर गंगा रीजन के पास आना चालू किए थे। तो 2 वैदिक कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC एंड द सेकंड वन इज लेदर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। ये तो हुआ। अब कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन ही है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था कि हमने ग्रुप में स्टडी कर ली थी, क्योंकि सारे सिटीज के जो कल्चर थे वो एक थे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है जो अर्ली वैदिक पीरियड और
लेटर वैदिक पीरियड में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन मीट, जैसे आप अभी हम देखते हैं कि हमारा एक गांव होता है, गांव से ब्लॉक होता है, ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट और स्टेट से देश, विलेज, विलेज टू ब्लॉक, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट टू कंट्री। पूरी कंट्री जो है बहुत सारे स्टेट से बनती है, स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ब्लॉक से बनते हैं और ब्लॉक बहुत सारे विलेजेस को मिलकर के बनाता है। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, जैसे जैसे आपको पोस्ट मिलेगा वैसे वैसे आपको ऑफिस रैंक मिलते जाएंगे। जैसे आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अगर आप छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो विलेज के लिए देखे होंगे उसको पटवारी बोला जाता है ना। तो इस तरह से, और जो पीसीएस से जाते हैं उसको एसडीएम बोला जाता है, जो ब्लॉक को देखता है। और जो डायरेक्ट अगर आपको जिला चाहिए तो फिर उसके लिए आईएएस, जो आप यू आर स्टडिंग फॉर द आईएएस। तो देखिए वैसे ही कब बांटा गया था ये, इन द वैदिक पीरियड में। सबसे पहले जो छोटा यूनिट था उसको बोलते थे कुल। कुल यानी आप जानते ही हो, हिंदी पढ़ते हैं तो फैमिली को ही बोलते हैं कुल। तो पहला जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था इन द वैदिक पीरियड कुल था, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप। इसका जो हेड होता था वो होता था कुलप। कौन होता था? कुलप। जैसे कि आप समझ जाइए कोई गांव होता है, गांव का हेड कौन होता है? सरपंच। तो कुल का कौन होता था हेड? कुलप। सेकंड जो था, कई सारे कुल से मिलकर के क्या बनता था? ग्राम। आप जानते हैं बहुत सारे फैमिली रहती है, तो फैमिली जब मिक्स हो जाती है तो ग्राम बन जाती है, तो ग्रामा। सेकंड जो स्टेज है एडमिनिस्ट्रेशन का इन द वैदिक पीरियड वाज ग्रामा, और ग्रामा का हेड होता था ग्रामिनी। उससे फिर बिगर था विस, और विस का हेड होता था विसपति। ये समझ जाइए, अभी जो जिला होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, विसपति। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो विसपति बनेंगे अगर वैदिक एज के, वैदिक कल्चर के टर्म में बोला जाए तो विसपति बनेंगे। उसके बाद देखिएगा जन। जन यानी होता है स्टेट, पूरा पूरा जन। और जन का कौन हेड होता था? गोपा यानी सीएम। ये मान लीजिए सीएम या फिर गोप्ती। और उससे जब बिगेस्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया था इन द वैदिक कल्चर वाज राष्ट्र, पूरे देश। और इसको राजन या फिर किंग, किंग तो जनरली यूज नहीं करते थे, राजन। आप देखेंगे कोई भी धार्मिक सीरियल होता है उसमें हे राजन बोलते हैं या फिर हे राजन, इसीलिए बोलते थे क्योंकि वो सबसे बिगेस्ट टर्म था। अभी जैसे आपकी मम्मी या कोई बोलती है ना राजा, राजा बेटा आजा, तो क्यों बोलती है? क्योंकि बड़ा संबोधन, बड़ा पोस्ट से आपको प्रोनाउंसिएट करना है। तो सेम वैसी पहले आप देखेंगे राजन बोल करके सम्मान किया जाता था। राजन मीन्स उसको बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है। तो उसी से आप लॉजिक से याद कर सकते हैं कि राष्ट्र का जो हेड था वो राजन था। ये तो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। कुल, कुल टू ग्राम, ग्राम टू विस, विस टू जन एंड जन टू राष्ट्र। दिस वर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में तो आप देख सकते हैं कैसे जो सिटीजन थे फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन मूव किए फर्स्ट स्टेप में अर्ली वैदिक पीरियड। 500 साल तक यहां रहे थे, ये याद रखिए 500 साल। और एक बुक लिखा गया था ऋग्वेद, ऋग्वेद लिखा गया था। फिर मूव किए आगे, तो ये हो गया लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। और ये था पोस्ट वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड। 4 जो है यहां पर बुक लिखे गए थे, और 4 बुक के कारण ही इसको वैदिक कल्चर बोला जाता है। विलेज वाला कल्चर था, यहां पर कोई बिग सिटी आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क नहीं किया, इन्होंने लिटरेचर पर वर्क किया। और देखते हैं आइए कि किस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इनके रिलीजन क्या क्या थे, और दोनों जो पीरियड है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक बात बताया था प्री हिस्टोरिक पीरियड में या फिर इन द क्लास ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि जब लोगों को डर लगता है तब या तो गॉड के पर भरोसा करते हैं या फिर वो डेविल पर विश्वास करते रहते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा डर या फिर फियर नहीं होगा तो आप गॉड या फिर डेविल पर भरोसा नहीं करते हैं। जैसे आपकी तबीयत खराब हुई या कोई समझ जाइए आप डेंजर सिचुएशन में गए, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे गॉड, हे गॉड सेव मी या हेल्प मी गॉड। या फिर आप ये बोलते हैं कि ये हो सकता है इस डेविल के कारण हुआ हो या बुरी शक्तियों के कारण मेरा जो है नुकसान हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो
इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये था कि जब आप देखेंगे कि उनका जो मेन काम था वो था एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ से होता था? धरती से, अर्थ से। तो अर्थ को उन्होंने भगवान माना। उसके साथ साथ वो जो एनिमल हस्बेंड्री थे, एनिमल हस्बेंड्री भी उन्होंने स्टार्ट किया था, पशुपालन। तो पशुओं के सुरक्षा के लिए उन्होंने एक देवता माना, पशुपति, ठीक है, उनकी स्टेचू भी मिली है। तो ये दो जो है गॉड जो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में फेमस थे। लेकिन जब वैदिक काल आया, वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक कल्चर जब आया तो इन्होंने डीप में स्टडी किया, तो गॉड का इन्होंने ज्यादा डेफिनेशन किया। ये जो चारों जो बुक्स लिखे गए हैं बेसिकली दे वर रिटन फॉर द गॉड। अब जानते हैं ना, जब भी हम लिखते हैं तो उनको खुश करने के लिए, या गॉड को खुश करोगे तभी हो सकता है आपका काम ठीक चलेगा। आज भी आप देख रहे होंगे हम भगवान या गॉड या कोई भी सुप्रीम पावर के पास क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ हमको चाहिए होता है, इस वजह से जाते हैं। सेम वैसे ही वैदिक पीरियड में भी चाहिए था। हो सकता है ये डरे रहे होंगे, इनको पता रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बून आया था, कोई डिस्ट्रक्शन पावर आया था, तो इसलिए इन्होंने जब डर लगा कि अब हमारा साथ दूसरा वैसा हो ना, तो इन्होंने बुक लिखा और मतलब एक बहुत बड़े स्तर पर पूजा चालू किया, वेद यजन करना चालू किया, यज्ञ करना चालू किए और ऋचा पे ऋचा। तो आप देखेंगे कि इनको पता चला, क्यों, क्या पता चला कि जो भी कल्चर आया था इन द इंडस वैली रिवर में वो किसके कारण था? पानी के कारण। पानी के कारण। और पानी कहां से बरसा होगा? जनरल सी बात है, द रैनिंग, हैवी रैन हुआ होगा या फिर रैन नहीं हुआ होगा। तो इनको ऐसा लगा कि कोई तो ऐसा पावर है जो पशुपति हैं और जो मातृ देवी है वो तो है ही है, उनके साथ साथ कोई और गॉड है जो कंट्रोल कर रहा है, और इस वजह से वो सिविलाइजेशन खत्म हुआ है। उनको मनाना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हो रही है। तो एक नए जो है गॉड यहां पर इंट्रोडक्शन हुए, उनको बोला गया इंद्र। अब इनको क्या माना जाता था कि वैसे तो पशुपति हैं, उनको तो चलो हम मना ही रहे हैं और क्रॉप प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन इंद्र देवता नाराज हो गए थे। इस वजह से हो सकता है यहां पर बाढ़ आया या फिर सूखा आया। तो इसीलिए इंद्र जो नए हीरो बन करके आए इस पूरे वैदिक कल्चर में, इन द ऋग्वेद, वो थे इंद्र। तो ये याद रखिएगा, इंद्र। दूसरा जो मेन गॉड थे वो वैदिक कल्चर में आए थे, वो थे अग्नि। क्यों अग्नि? क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन तो चालू कर दिया था। एक तो इनको पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा पावर है जो वाटर को कंट्रोल करता है, तो उन्होंने नाम दे दिया इंद्र। ऐसा है इंद्र देवता, और उनके लिए काफी सारे आप देखेंगे हाइमन्स लिखे गए इन द ऋग्वेद। दूसरे जो थे क्रॉप को ये कुकिंग चालू कर दिए थे आग के साथ। तो दूसरा जो मेन गॉड आए थे वो आए अग्नि। तो ये जो दो हीरो थे वो थे इन द ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में। उसके बाद देखो, उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में इनके लिए काफी 500 साल तक चला। 500 साल तक इन्होंने इनको काफी खुश करने की कोशिश की, अब ऐसा ना आया। और 500 साल तक जब सब कुछ ठीक रहा, ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं। उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो इन दोनों से भी जो लोगों का कंसर्न है वो हट गया और एक नए गॉड आए, प्रजापति। प्रजापति मीन्स ब्रह्मा जी। आप जानते होंगे कि कोई बनाता है हम सबको। जब इनको पता चला होगा कि सब कुछ तो ठीक है, सब तो ठीक कर रहा है, लेकिन हमको भी तो कोई पैदा कर रहा है, हमको भी तो कोई ओरिजिन दे रहा है, तो वो कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है प्रजापति। फिर उन्होंने उनके लिए हाइमन्स लिखना चालू किए इन द यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, फॉर द प्रजापति। तो देख सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये पूरा विलेज वाला सभ्यता था, विलेजर्स। क्योंकि सिटी जब टूटी तो सिटी टूटती तो छोटे छोटे गांव में, तो छोटे छोटे गांव बने। अर्ली वैदिक पीरियड में एक दो जो हीरो थे, इंद्रा एंड अग्नि वाज द मेन हीरो इन दिस पीरियड, एंड द लेटर वैदिक पीरियड द हीरो वाज प्रजापति। और अब आइए देखते हैं इनके कुछ कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तो देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो वैदिक कल्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट वन का डिटेल हम देखने की कोशिश करते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल जिसको बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की हम अगर बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया कि कुल
कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्र, यानी 5 एडमिनिस्ट्रेशन था, ये याद रखिए। अब देखिए ये तो थे इसको, ये जो राजन, जो टॉप था पूरा कंट्री था, राष्ट्र उसका जो कंट्रोल करता था वो था राजन, ठीक है। राजन को सलाह देने के लिए, राजन जो भी रूल निकाल रहा है, ऑटोक्रेसी तो थी लेकिन उसके रूल को चेक करने के लिए कि राजा ने सही नियम निकाला है या नहीं, उसको चेक करने के लिए 2 समिति थी। पहली थी सभा और दूसरी थी समिति। ये समझ जाइए, चेक करती थी राजा के काम को। ऑटोक्रेसी पे कंट्रोल था, ऑटोक्रेसी पूरी ऑटोक्रेसी नहीं थी। वैदिक पीरियड में राजा अगर कोई रूल निकाल रहा है, राजन, इफ राजन इज गोइंग टू announce any rule, then the 2 committees were checking the rules of the king। जो 2 समिति थी, एक थी सभा और एक समिति। अब देखिए सभा, नाम से ही क्या हमको लग रहा है, सभा, सभा मतलब वीआईपी कल्चर ऐसा लग रहा है। समिति ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नॉर्मल लोगों की कमिटी हो, नॉर्मल लोगों का ग्रुप हो। और सभा जैसे राज्यसभा, लोकसभा, बड़े बड़े लोग जाते हैं। लेकिन समिति, कमेटी जो भी बनती है आईएएस की कमेटी। तो समझ जाइए जो राज्यसभा, लोकसभा, वैसे ये जो सभा थे इसमें काफी इंटेलिजेंट लोग रहते थे। वेरी इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो रहते थे। कब? अर्ली वैदिक पीरियड में। जो भी राजा का काम है उसको चेक करने के लिए सभा में। दिस वॉज द कमेटी ऑफ द हाईली प्रिविलेज्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए समिति, जैसे आज भी समिति बनती, बहुत सारी कमिटीज बनेंगी, फाइनेंस कमीशन और बहुत सारे कमीशन बनेंगे, उसमें आईएएस रहते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए कम पावर वाले। तो जो नॉर्मल लोग की समिति हुआ करती थी, जो ग्रुप बनता था नॉर्मल पीपुल का, उसको बोलते थे समिति। इन दोनों का काम क्या था? ये चेक करते थे जो भी राजा का वर्क आ रहा है या जो भी ऑर्डर है वो सही है या नहीं है। तो 2 ग्रुप हुआ करती थी इन द अर्ली वैदिक पीरियड। उसके बाद देखिए सबसे पावरफुल जो पर्सन होता था, ये तो है ही है, सभा और समिति। अब आप देखेंगे कि आज इंडिया में चीफ सेक्रेटरी होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे खास होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, सीएस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं उस समय भी चीफ सेक्रेटरी होता था राजा का, जो बहुत फास्ट फ्रेंड होता था, जिसको आप बोल सकते हैं जैसे कोई राजा हुआ और उसका जो प्रधानमंत्री, जो हेड प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर राजा का कौन हुआ करता था? पुरोहित। इस नाम से एक पद चलता था, पुरोहित। पुरोहित मतलब आज तो आप जानते हैं कि कोई भी नॉर्मल सा पूजा करने वाला है या रिचुअल्स प्ले कर रहा है, उसको पुरोहित बोल देते हैं। लेकिन उस समय राजा का जो फास्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, पूरा डिपेंड होता था राजा किस पर? पुरोहित के सलाहकार पर। तो उसको बोलते थे पुरोहित। दिस वाज द प्राइम मिनिस्टर। आप याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, उसको बोलते थे पुरोहित। बहुत पावरफुल ये पोस्ट था। राजा का ये फ्रेंड भी होता था, राजा के साथ रहता भी था, उसके साथ हर कुछ। जैसे अकबर बिरबल मान लीजिए, अकबर एक राजा था, हालांकि मैंने तो एग्जाम्पल बात का दे दिया, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, बिरबल उसका फास्ट फ्रेंड था। वैसे ही राजा का यहां पर पुरोहित दोस्त हुआ करता था। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन था या पोस्ट था, वो था सेनानी, जो पूरे आर्मी को कंट्रोल करता था। वैसे तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन 2 आप याद रखिएगा। पुरोहित जो था काफी इंपॉर्टेंट था राजन के जो फास्ट फ्रेंड में, फास्ट पोस्ट में, एंड सेनानी 2 थे। अब देखिए नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी जो थी 4 क्लास में बटी हुई थी इन द वैदिक पीरियड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। ये ऋग्वेद में 10th जो मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 चैप्टर है ऋग्वेद में। अब हम बात करेंगे जब लास्ट में कि इस पीरियड में जो लिटरेचर है उसके स्पेसिफिकेशन में, तो वहां ब्रीफ में देखेंगे। लेकिन याद रखिए कि ऋग्वेद, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड पूरा डिपेंडेंट है ऋग्वेद पे, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो 10वें मंडल में ये रूल बताया गया, ये रूल लिखा गया कि जो हमारी सोसाइटी होगी वो 4 वर्ग में बटेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। पुरुष सूक्त बोलते हैं उसको। कौन सा सूक्त बोलते हैं? पुरुष सूक्त। ये ऐसा लाइन था जैसे आज आप देखोगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, इस तरह से कई क्लास में बांटता है। सेम वैसी इन द अर्ली वैदिक पीरियड द ऑल सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। द फर्स्ट वन वाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये आपको जानना जरूरी है। और ये जो क्लासिफिकेशन था, this classification was based on the ability of a person, not
ऑन द बेस्ड ऑफ देयर बर्थ, एबिलिटी पे था। जैसे कि एक ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण का काम क्या था, टीचिंग करने वाला काम था, या रिचुअल्स जैसे यज्ञ वगैरह कराना है, जो भी अगर आप टीचर हैं उसको ब्राह्मण बोला जाता था इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अगर आपका मन है देश या जो भी राष्ट्र है उसको सिक्योरिटी देना है, या फिर सोसाइटी को सिक्योरिटी देना है, आप मरने मारने के लिए तैयार है, आप में जोश बहुत ज्यादा है, तो आप बन सकते थे छत्री। अगर आपको बिजनेस करने का स्किल बहुत ज्यादा है आप में, तो आप कहलाते थे वैश्य। एंड अगर आप सर्विस करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी ये तो है कि सर्विस भी कोई छोटा काम नहीं है, चारों काम जो है बराबर था। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण पावरफुल है या क्षत्रिय पावरफुल है, शूद्र एंड वैश्य चारों का काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था और इक्वल बराबर था। शूद्र में आप समझ जाइए कि अगर आपको सेवा करना है, सेवा मीन समझ जाइए कि किसी को छोड़ना है, किसी को लाना है, या फिर आप देखेंगे कि ओल्ड एज होम चलाना है, या फिर कुछ कुकिंग करना है, या और भी जैसे जो भी रोल हो सकते हैं। अब ब्राह्मण तो पढ़ा रहा है, ये तो चले गया सिक्योरिटी देने, वैश्य चले गए बिजनेस करने, लेकिन फिर उसके बाद जो भी रिचुअल्स है या जो भी चल रहा है काम, जो सोसाइटी है उसको ड्राइव कौन करेगा, जैसे यहां से वहां जाना है, यहां से वहां आना है, कोई भी काम जो रिमेनिंग काम हो गए उसके लिए शूद्र थे। तो चारों को बता दिया गया था, या तो आप टीचिंग में जाइए, रिचुअल्स प्ले करिए, क्योंकि रिचुअल्स प्ले करना भी काफी टाइम लग जाता था, फिर आप कुकिंग करना है, या फिर क्लीनिंग करना है, या फिर आप देख सकते हैं कि कोई बीमारी ना आ जाए उस सिविलाइजेशन में, तो पूरे एरिया को क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं आज के डेट में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आईएएस, अगर आपको आईएएस मिल जाता है तो हो सकता है आपको ये वाला काम भी मिल जाए जो सर्विस वाला काम है, हो सकता है आपको टीचिंग डिपार्टमेंट दे दिया जाए, हो सकता है आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दे दे, हो सकता है आपको बिजनेस डिपार्टमेंट दे दे, हो सकता है आपको सर्विस वाला दे दे कि क्लीनिंग करना है, गंगा को क्लीन करना है, जैसे नदी को साफ करना है। तो ये शूद्र का काम था कि गंगा साफ करेंगे, हम पूरे गांव को क्लीन करेंगे, ताकि सब एक दूसरे का हेल्प करते थे। क्लीन होगा तो ब्राह्मण पढ़ा पाएगा, क्षत्रिय फिर सिक्योरिटी अच्छे से दे पाएगा, और वैसे जो है बिजनेस तभी चलेगा जब वो एरिया क्लीन होगा। तो द 4 क्लासेस वर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, और सब बराबर रहते थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड में। कोई ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ज्यादा पोस्ट में है, शूद्र, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि कभी भी किसी हीरो का नाम इस तरह से आया नहीं है कि वो ब्राह्मण काफी पावरफुल था या फिर वो क्षत्रिय पावरफुल था, सभी नॉर्मल रहते थे। क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन एबिलिटी। अब देखिए यहां पर चाइल्ड मैरिज है इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में बैन था। विडो जो है वो फिर से जो मैरिज कर सकती थी। अब देखिए इसकी बात करते हैं इकोनॉमी की। इन द अर्ली वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉपुलर बिजनेस था। पहले नंबर में क्या था, एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर में उनका एनिमल हस्बेंड्री था। लेकिन जब भी आप नए जगह में जाते हो तो हो सकता है वहां के जमीन को समझने में, वहां के लैंड को समझने में आपको टाइम लगेगा, तो इन्होंने एग्रीकल्चर को थोड़ा डाउन कर दिया और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया अर्ली वैदिक पीरियड में। उसमें भी काऊ जो है सबसे टॉप मोस्ट पशु के गिनती में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इन लोग काऊ का मिल्क का बहुत यूज करने लगे, बटर, घी। तो काऊ के जो भी मतलब काऊ जो थी एक चलती फिरती फैक्ट्री थी उस समय, कि ऐसा जो एनिमल थी जिसका दूध हम पी सकते हैं, उसके दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी स्किल या कोई भी हुनर अगर आपको हाथ लगता है तो आप उसको सिक्योरिटी देते हैं। जैसे आज हमारे भारत में बार्क सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन द बॉम्बे, न्यूक्लियर वहां पर रिसर्च किया जाता है। तो देखेंगे वहां पर Z+ सिक्योरिटी, आप वहां एंट्री भी नहीं कर सकते। इसरो देख सकते हैं आप, इसरो जो साउथ में जहां से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, या फिर मॉम जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उसका, तो वहां पर भी सिक्योरिटी काफी होगी। तो ये आजकल का स्किल है। लेकिन उस समय जब आप देखिए कि आप एनिमल में कुत्ते पाल रहे थे, आपने देखा था कि डॉग को किया था, कैट किया था, कैमल किया था, हॉर्स किया था, क्योंकि ये सब राइडिंग के लिए थे। लेकिन काऊ को इन्होंने अभी अभी जाना था कि उसके दूध का इतना यूज किया जा सकता है, इसीलिए काऊ को वेरी प्योर जो जानवर घोषित कर देता है, वेरी प्योर एनिमल डिसाइड किया गया था इन द अर्ली पीरियड। एंड इसको अघन्या बोला गया था। अघन्या यानी उसको मारना नहीं है। अगर आप उसको मारते हैं या मारने की कोशिश भी करते हैं तो
यू विल बी गिवन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, या फिर आपको उस सिविलाइजेशन से बाहर कर दिया जाएगा, या आपको फांसी दी जाएगी, पनिशमेंट फॉर द डेथ। तो ये दिया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं अघन्या बोला जाता था काऊ को, ठीक है। अब यहां पर देखिए मीट ऑफ फिश बर्ड एनिमल वो भी खाया जाता था इन द अर्ली वैदिक पीरियड में। आप ये मत समझिए कि वैदिक पीरियड है तो नॉनवेज वेज, ऐसा नहीं था। ये नॉनवेज वेज जो है पर्सनल चॉइस होता है, वो पहले से ही चला आता रहा है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड में भी इसका यूज होता था फिश बर्ड एंड एनिमल का, जो कि पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं। तो ये थी इकोनॉमी। रिलीजन की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। डिवाइन पावर, इन्होंने सोच लिया था कि कोई तो ऐसा पावर है जो हमको ड्रिवन कर रहा है। इंद्रा को इन्होंने बोला कि रैनिंग के लिए एक गॉड है, इंद्र हो सकते हैं, ऐसा नाम दिया। अग्नि फॉर कुकिंग, हमारे कुकिंग में काम आता है तो अग्नि। और 33 मोर गॉड इन्होंने सोचा या डिस्कवर किया, जो भी जैसे जैसे लगता गया कि ये हमको हेल्प करता है इसको गॉड बना दो, वो हमको हेल्प करता है गॉड बना दो। इस तरह से गॉड जो फॉर्मिंग प्रोसेस है वो बढ़ता रहा। और गॉड को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले सेलेशियल यानी आकाश के देवता, इंटरमीडिएट यानी इसको बोलते हैं, देखिए आकाश में रहते हैं। इन लोग सोचा कि कोई, हम लोग धरती को पूजा कर रहे हैं लेकिन आकाश में भी कोई देवता है, तो इसलिए इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो गॉड है वो 3 है। एक तो हमारे ऊपर है आकाश में, और वहां से जो बीच में है इंटरमीडिएट, इसको उन्होंने बोला अंतरिक्ष वाले देवता, इंटरमीडिएट गॉड्स। एंड जो हमारे धरती में है वो तो है ही है, पृथ्वी वाले गॉड्स, ठीक है। तो 3 भाग में डिवाइड किया। एक तो आकाश में बहुत सारे देवता है, कुछ हमारे मीडिएटर का काम करेंगे, और कुछ हमारे धरती में देवता। तो ये इन्होंने ज्यादा इस पर फोकस किया। द मेन फोकस of the people in early Vedic period was in the discovery of God and classification of God। और उसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आकाश, अंतरिक्ष एंड पृथ्वी। अब देखिए आकाश में उन्होंने सूरज, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन सूरज को याद रखिए, सूर्य को बोला कि वो आकाश के देवता है। इंद्र जो है इंटरमीडिएट, क्योंकि बारिश कराते हैं, वहां से वो आकाश से धरती तक मैसेज लेकर के आते हैं। और अग्नि जो है, जो हमको अर्थ यही मिलती है पृथ्वी में, तो ये जो अग्नि जो है पृथ्वी के देवता है। तो इस तरह से धीरे धीरे देवता को या गॉडेस को ये फॉर्म करते रहे, और उस तरह से उनके लिए रिचुअल्स, हाइमन्स लिखते रहे इन द ऋग्वेद। अब देखिए एक मैं मंत्र बताता हूं आपको, जनरल फेमस है, हिंदू रिलीजन को जो जानते होंगे, फैमिलियर होंगे। यहां पर जो मंत्र बोला जाता है, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष गम शांति और पृथ्वी शांति। इस लॉजिक से आप देखिए ये उसी समय का मंत्र है, हाइमन है फ्रॉम द ऋग्वेद, अर्ली वैदिक पीरियड। देखिए ओम द्यौः शांति, द्यौ यानी क्या होता है, आकाश वाले देवता के लिए लिखा गया था कि जो ऊपर वाले देवता है वो शांत रहे। अंतरिक्ष ग्वम शांति यानी कि जो इंटरमीडिएट जो देवता है वो उसमें शांति रहे, वो नाराज ना हो। और उसके साथ साथ पृथ्वी शांति यानी पृथ्वी वाले जो देवता है वो भी हमारे पीसफुल रहे और हमको अपने ब्लेसिंग्स देते रहे। तो ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, इन 3 वर्ड से आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट में गॉड को डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट वन वाज सेलेशियन, द सेकंड वन वाज इंटरमीडिएट गॉड, एंड थर्ड वन वाज टेरेस्ट्रियल गॉड। तो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ वी शैल सी दैट लेटर वैदिक पीरियड। Now we shall see the basic details of later Vedic period 1000 BC to 600 BC। अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सेम था, कुल, फिर ग्राम, विष, जन एंड राष्ट्र। और इसका जो मेन होता था वो था राजन, ये तो था ही था। इसको हेल्प करने के लिए 2 समिति थी, सभा एंड समिति, ये तो थी। 2 जो मेन पोस्ट थे वो पुरोहित और सेनानी, वो भी एज इट इज थे, सेम एज अर्ली वैदिक पीरियड। अब देखिए सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन था, जो निगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं आप इंडियन सोसाइटी, वो यही आया था उत्तर वैदिक के लिए, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, कि जो भी क्लासिफिकेशन था वो बाय एबिलिटी नहीं होगा। जैसे इन द अर्ली वैदिक पीरियड में अगर कोई ब्राह्मण है, उसका बेटा अगर सेवा करना चाहता है, अगर वो लोगों की सेवा करना चाहता है, सर्विस करना चाहता है गांव में, उसको पढ़ाने का भी मन नहीं है,
वो देश की रक्षा भी नहीं करना चाहता, वो बिजनेस भी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं लोगों के मदद करते रहूं और लोगों को छोटे काम बड़े काम आने जाने का या जो भी काम है उसमें मैं उनकी हेल्प करूं। लोगों से ज्यादा जुड़ाव होता है। तो लोगों से ज्यादा जुड़ाव में अगर ब्राह्मण का बेटा अगर बनना चाहता है शूद्र तो वो बन सकता था, क्योंकि ऐसा कोई शूद्र को नीच वर्ग ऐसा नहीं बोला जाता था, सभी क्लास जो है इक्वल थे, तो वो था। लेकिन बाद में क्या होता है, जब आप जानते हैं कभी कोई पावर मिलता है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी रिश्तेदार है या हमारा बेटा है वही जो है उस पोस्ट को संभाले, चाहे एबिलिटी हो या ना हो। आपका अभी मॉडर्न में भी देख सकते हैं, कई अगर पॉलिटिशियंस है वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में डालना चाहेंगे, कोई क्रिकेटर है तो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहेगा। उसका झलक आप देख सकते हैं, क्यों हुआ होगा ये कारण आप खुद बता सकते हैं। ये समझ जाइए कि एक ब्लाइंड लव बोल सकते हैं। ब्लाइंड लव यानी कि उसमें एबिलिटी हो ना हो मैं उसी को ही बनाऊंगा। ये जो ह्यूमन नेचर है, इस वजह से इन्होंने क्या रूल बता दिया और इस रूल को उन्होंने बुक में लिख दिया। अब आप देखोगे कोई भी रूल्स अगर बुक में लिखे जाते हैं और वो ऐसा बोल दिया जाता है कि वो रूल्स है वो गॉड ने दिया है, तब तो आप इसका विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन आज तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो राज्यसभा लोकसभा उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होंगे, उसके बाद हो पाएगा। लेकिन पहले क्या थे, जो हमारा कंट्री चलती थी वो द बेस्ड ऑन द 4 बुक्स, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एंड अथर्ववेद। उसमें अगर एक ब्राह्मण चाहे तो उसमें लिख सकता था कि नहीं अब जो है क्लासिफिकेशन एबिलिटी से नहीं बर्थ से होगा, क्योंकि हमको ऊपर से ही आदेश आया गॉड से। तो इससे सोसाइटी डर जाती थी। क्यों डर जाती थी? क्योंकि आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो लोग डर रहे थे कि अच्छा ब्राह्मण बोले हैं तो सही होगा। इस वजह से वो लोग ने भी मानने लग दिया। अगर उस समय वो खिलाफ जाते तो हो सकता है कि बाई बर्थ नहीं बाई एबिलिटी होता जो क्लासिफिकेशन है। और इतनी कंट्रोवर्सी जो चलती है आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शायद ना होती। तो उस समय इतना अपोज नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डरते थे, क्योंकि वो भी ऐसा जान रहे थे, अंधविश्वास में आ गए थे धर्म के। उनको ब्राह्मणों ने ऐसा बोला होगा, या कुछ ब्राह्मणों ने, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मणों ने, कुछ जो है सेल्फिश ब्राह्मणों ने ऐसा बोला होगा कि ये रूल्स तो राजा क्षत्रिय वैश्य और जो शूद्र हैं वो फ्रॉम द गॉड दिया गया है। राजा से बड़ा भी कोई चीज होता है उसने दिया है, और इसलिए सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया होगा। तो ये हियरडायरेटरी जो प्रोसेस बन गया, हियरडायरेटरी ने समझ जाओ कि वंश से देने जाने लगा कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, और शूद्र का बेटा ही शूद्र होगा, चाहे उसमें कुछ और क्वालिटीज हो। तो यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन द लेटर वैदिक पीरियड से चालू हो गया। उसके साथ साथ पूरे जो लाइफ है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। 25 वर्ष, 25 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। पहला जो आश्रम होता था जिसमें सबको जाना पड़ेगा, दैट वाज ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें आपको स्टडी करोगे। गृहस्थ आश्रम में मैरिज करने के साथ साथ आप कंट्री की सर्विस करोगे। एंड वानप्रस्थ आश्रम में आप वन में चले जाओगे, गृहस्थ को छोड़ करके वन में, और वहां पर आप वर्शिप वगैरह करोगे। और सन्यास आश्रम में और भी आप अकेले चले जाओगे। सन्यास में क्या होगा, अकेले रहोगे और मेडिटेशन वगैरह करते रहोगे, और फिर लाइफ का एंड करोगे। तो ये 4 पार्ट में लाइफ को डिवाइड किया गया, और इन चारों में एक एक चीज को फिक्स किया गया। जैसे ब्रह्मचर्य में आपको धर्म, 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ जो लक्ष्य थे, ये मेंस में आता है क्वेश्चन, मेंस के एथिक्स में आ सकता है आपको कि व्हाट वाज द 4 पुरुषार्थ, या 4 आश्रम क्या था, या फिर आपको ऐसे में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें डिटेल में जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इससे समझ आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि समझ जाइए वहां पर स्टडी होगी, गृहस्थ मैरिज लाइफ, वानप्रस्थ मैरिज लाइफ को छोड़ करके आपको सोसाइटी छोड़ करके गांव में जाना है, और सन्यास यानी अकेले रहना है। अब इन चारों आश्रम में 4 जो गोल थे उसको बोलते हैं 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ रखा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म, अर्थ यानी हो जाएगा मनी, गृहस्थ आश्रम में आप मनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वानप्रस्थ में काम, यानी जो भी आपके लाइफ के, जैसे आपको घूमने जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, उसको बोलते थे काम, यानी जो भी आपके मन में डिजायर्स है उसको पूरा कर सकते हैं। और सन्यास में काम करते थे मोक्ष के लिए। मोक्ष यानी समझ जाइए कि अब हमको दोबारा यहां आना ना पड़े और हम इस लाइफ साइकिल से दूर हो जाएं, इसलिए आप सन्यास रहे, मेडिटेशन करें और मोक्ष।
तो जो लेटर वैदिक पीरियड में पूरे लाइफ साइकिल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, और वो 4 गोल है उसको पाने के लिए किया जाता था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था 4 पुरुषार्थ। इकोनॉमी की बात करते हैं तो फिर आप देखेंगे जब आपके 2 ऑप्शन हो, जैसे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो कभी आप एक पढ़ेंगे फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो दूसरा पढ़ेंगे, फिर पहला पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे। तो सेम वैसे यहां पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर फिर से यहां पर ज्यादा प्रमोट कर दिए इन द लेटर वैदिक पीरियड में, और एनिमल हस्बेंड्री था वो डाउन हो गया, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर को कुछ समय तक छोड़ोगे तभी वहां पर फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो पाएगा। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप जानिए कि आप बार बार फसल उगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां लैंड की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। तो इन्होंने फिर एनिमल हस्बेंड्री पे ज्यादा फोकस किया, और एनिमल हस्बेंड्री पे ज्यादा किया, फिर एनिमल से बोर हो जाते हैं तो फिर से इन लोग एग्रीकल्चर को यहां प्रमोट कर दिए थे इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए, जब सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन था बाय बर्थ हो गया था, तो बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट इन्होंने अपने लिए पैदा करना चालू कर दिया, क्योंकि आप जानते हो जब भी आप हुकुम चलाना चाहते हो तो फिर आप उससे ये भी काम करा लोगे, उससे वो भी काम करा लोगे। तो जो शूद्र वर्ग में जो उस समय लोग फंसे, उनको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मशीन की तरह यूज करना चालू कर दिया, गलत तरीके से यूज करना चालू कर दिया। फिशरमैन भी वही बनेंगे, कुछ लोगों को वाशरमैन बना दिया, कुछ लोगों को डोर कीपर बना गया, और खुद आलसी बन गए, खुद क्या करने लगे, यज्ञ करने लगे, और मेरा काम वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। जबकि ऐसा नहीं था, ब्राह्मण अपना काम खुद करते थे, क्षत्रिय अपना काम खुद करते थे। जो शूद्र थे वो सोसाइटी के सर्विस करते थे, नॉट फॉर द ब्राह्मण, दे वर नॉट मेड फॉर द सर्विस ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। लेकिन यहां पर ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कुछ जो मिलजुल करके ऐसा कर दिए कि हर काम के लिए मशीन की तरह यूज करने लगे। यहां से ड्रॉबैक चालू हुआ था। रिलीजन की बात करते हैं तो इंदिरा जो देवता थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड, उनको भी इन्होंने कम वर्शिप कर दिया, अग्नि को कम वर्शिप कर दिया। एक नए जो देवता थे प्रजापति, ऐसा बोला जाना कि क्रिएटर, एक बहुत बड़े देवता है, उसका हम पूजा करेंगे। इंद्र और अग्नि की नहीं करेंगे, प्रजापति की करेंगे। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी एंड विष्णु पैट्रन गॉड तो थे ही थे, जो पहले से चले आते रहते। विष्णु यानी समझ जाइए कि प्रजापति जो है हमको बनाएंगे, विष्णु जो हमारा जो भी लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करेंगे, और रुद्र तो थे ही थे जो गॉड ऑफ एनिमल्स के थे। तो इस तरह से 3 नए देवता यहां पर फिर आ गए, प्रजापति, विष्णु एंड रुद्रा, जिनको त्रिदेव भी बोला जाता है, नए हीरो बोल सकते हैं। और इन्होंने यज्ञ करना चालू किया, मेनी यजन, यज्ञ करना चालू कर दिया, क्योंकि आप जानते हो अग्नि को ये मेडिएटर मानते थे कि हम जो भी चीज डालेंगे वो जाएगा गॉड के पास। तो आप देखे होंगे कोई भी हम काम करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि उस गॉड को, सुप्रीम पावर को थोड़ा सा दे दो, नहीं तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 मत हो जाए, जो वैदिक कल्चर है। तो ये यज्ञ करते थे, यज्ञ में बहुत सारे मंत्र इन्होंने हाइमन्स जो राइट किया वो पढ़ते थे, और कोई भी चीज उसमें डालते जाते थे, चाहे खाना हो, चाहे आप देखेंगे पशु बलि भी इसी समय चालू कर दिया था। जैसे आप पशु के बलि दे रहे हैं, जैसे पशु का यूज कर रहे हैं, तो कुछ पशु को इन लोग ऐसा समझते थे कि उसमें अगर डाल देंगे, बलि उसमें दे देंगे तो हो सकता है गॉड के पास पहुंचेगा, क्योंकि लेकिन ये गलत था कहीं ना कहीं, ठीक है। एथिक्स में पढ़ेंगे, अभी तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये समझिए कि यज्ञ करना चालू किए थे। अब हम देखते हैं इस जो एज है उसमें जो लिटरेचर लिखे गए थे, जो 4 बुक्स थे, उसका ब्रीफ हिस्ट्री। तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा जो वैदिक कल्चर है वो। तो अब हम देखते हैं वैदिक कल्चर में जो वैदिक टेक्स्ट लिखे गए थे उसके बारे में। जी हाँ, ऐसे हमने देखा कि वैदिक जो भी हमारा कल्चर था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एंड उसके सोसाइटी कैसे डेवलप हुई थी, और इकोनॉमिकली वो क्या वर्क करते थे, और रिलीजन किस तरह से फॉलो करते थे ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब ये जो पीरियड है ये लिटरेचर पर डिपेंडेंट था। लिटरेचर मीन्स 4 बुक मैंने बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे। किसी जमाने में इसी 4 बुक्स को पढ़ा जाता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 25 साल लग जाते थे केवल इन 4 बुक को कंप्लीट करने में, और यहाँ तक कि किसी को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया गया था इन द लेटर वैदिक पीरियड। हालांकि हम आज इस बुक्स को पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए मेन कि ये किस थीम पर लिखे गए थे, क्यों लिखे गए थे। इतना भी अगर आपको पता है
तो ये नॉलेज मुझे लगता है काफी होगा। तो देखते हैं 4 वेद। वैसे तो वैदिक टेक्स्ट जो हैं बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे, इसमें हम देखते हैं कि कितने बुक हैं। यहां आप देख सकते हैं श्रुति, पूरे जो लिटरेचर है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जहां श्रुति, श्रुति यानी क्या होता है, सुनना, श्रुति मीन्स होता है सुनना। एंड दूसरा जो कैटेगरी है वो स्मृति, स्मृति यानी होता है टू रिमेंबर या फिर याद रखना, ठीक है, याद रखना। तो कुछ ऐसे बुक्स थे जिसको टीचर जो है स्टूडेंट को सुनाते थे, रिवाइज कर करके लर्न हो जाता था। ऐसे बुक्स जिसके लिए ज्यादा बुक्स नहीं लिखे गए, उसके लिए ओरल पढ़ाई ज्यादा होती थी। ओरली अगर मैं टीचर जो है स्टूडेंट को दे रहा है, फिर वो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा है, तो जब वर्बली कोई पाठ पढ़ पढ़ के रिवाइज कर करके केवल ओरल कोई चीज किया जाता था, उसको बोलते थे हम श्रुति। उन जो बुक्स है उसको हम श्रुति कैटेगरी में रखेंगे। और स्मृति में क्या होता है, स्मृति यानी याद करना। याद करना मीन्स अब इसमें जो वर्सेस थे, जो हाइमन्स थे, जो मंडल्स थे, वो बहुत सारे थे, तो उसको आप हर चीज को डिक्टेट नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, तो उसके लिए बुक लिखे गए थे और उसको आपको खुद रिवाइज करना पड़ता था या खुद पढ़ पढ़ के स्मरण करना पड़ता था, टू रिमेंबर करना पड़ता था। ऐसे बुक्स को बोला गया स्मृति। ये दोनों चीज याद रखिएगा, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति यानी सुन सुनकर याद करना, स्मृति यानी बुक से पढ़ पढ़ करके आपको लर्न करना है। तभी आप देखेंगे वेद का कॉपी नहीं मिलती कि एक वेद छपा तो बहुत सारे वेद मिल जाते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि वेद 1 या 2 बहुत कम प्रिंट हुए थे, उसको ओरली ज्यादा पढ़ाया जाता था। लेकिन पुराण आपने देखा होगा, या फिर पुराण तो मौर्य पीरियड की बात हो गई, वेदांश है, स्मृति है और एपिक्स है, इसके जो कॉपी है वो मिलते रही। खुदाई में कहीं कहीं सर्वे हुआ तो वहां मिली, लेकिन वेद का आप देखेंगे नहीं मिला, क्योंकि उसको वर्बली ज्यादा ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन प्रिंट अगर किया जाता तो हो सकता है हमारे पास आज वेद होता। तो श्रुति में कौन कौन से लिटरेचर आते हैं, वेद, ब्राह्मण, वेद के बाद ब्राह्मण लिखे गए। अब वेद तो लिखा गया, मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बुक थे। अरण्यक एंड उपनिषद, ये जो 4 बुक है ये हमारे श्रुति कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए स्मृति, स्मृति में पहला आता है वेदांग, दूसरा स्मृति और थर्ड है एपिक्स। एपिक्स यानी जो महाकाव्य, महाभारत एंड रामायण, ये जो 2 एपिक्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले वेद लिखा गया 4, उससे सबसे पहले तो ऋग्वेद लिखा गया, फिर 3 वेद आए। अब वेद के साथ साथ कुछ ब्राह्मण, जैसे आप देखते होंगे कि कोई लोग कोचिंग खोलते हैं, कोई बड़ी बड़ी कोचिंग है, फिर छोटे छोटे कोचिंग भी खुल जाते हैं, फिर और कोचिंग खुल जाते हैं। सेम वैसी एग्जांपल में देखिए कि सबसे पहले 4 बुक लिखे गए। ऐसा बोला गया कि इसमें सारा प्रिंसिपल है, पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को जानना है, आपको खुद को जानना है, भगवान को जानना है, सबको जानना है, तो वेद लिखे गए। लेकिन उसके बाद ब्राह्मण, कुछ जो टीचर थे वेद पढ़ पढ़ के, उनको ऐसा लगा कि अब ये बोरिंग हो रहा है, तो उन्होंने नई बुक लिखी। और क्या लिखा, ब्राह्मण। इसमें कुछ नियम को डिक्टेशन किया वेद से ही, ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद फिर अरण्यक। ये ब्राह्मण जो है सिटी के बीच में भी रह करके लिखा गया और कभी कभी आश्रमों में जाकर के लिखा गया। लेकिन कुछ ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, सोसाइटी के बीच में रहकर कोई बुक लिख रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो जंगल शिफ्ट हो गए। दे शिफ्टेड इनटू द फॉरेस्ट एंड दे रिटन सम बुक्स और दे वर कॉल्ड, द बुक रिटन इन द जंगल वर कॉल्ड अरण्यक। जो जंगलों में लिखा गया वो अरण्यक। सब क्या कर रहे हैं, इसी वेद को डिफाइन कर रहे हैं, किसको, इस वेद को अपने अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जब वहां पर भी लिखा गया अरण्यक, फिर और भी जो रूल्स थे, जो फिलोसॉफिकल रूल बोल सकते हैं, पॉलिटिकल रूल हो गए, उसको और डिटेल में बताने के लिए अपने शिष्य या स्टूडेंट्स को बैठाते थे और वो नोट्स बनवाने लगे खुद से। उसको बोला गया उपनिषद। उपनिषद यानी क्या होता है, पास में बैठना, ठीक है। उपनिषद मैं बताया था ना, वर्ड में ही सब कुछ जो कोड रहता है वो रहता है। तो उप यानी होता है बैठना, निषद यानी पास में। तो उपनिषद यानी क्या होता है कि पास में स्टूडेंट्स को बैठाया और शॉर्ट नोट्स लिखवाए, उसको बोला गया उपनिषद। एंड इस तरह से ये श्रुति जो टेक्स्ट है वो लिखे गए। अब देखिए स्मृति, स्मृति में वेदांग। वेदांग यानी क्या होता है, वेद जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए 6 वेदांग लिखे गए। आप देखे होंगे, शिक्षा, कल्प, तरु, ज्योतिष, निरुक्त, इस तरह से 6 गाइड लिखे गए। गाइड फॉर द वेद, गाइड को मतलब वेद को समझने के लिए, गाइड फॉर द वेदास, इसको बोलते हैं वेदांग, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेदांग। ये लिखेगा 6, आप देखेंगे तो ये आपको आसानी से कहीं भी बुक्स में मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए स्मृति, स्मृति आप देखे होंगे, मनु स्मृति,
नारद स्मृति, ऐसा नाम भी सुना होगा। मनु स्मृति तो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल बहुत चर्चा में है, क्योंकि इसमें सारे रूल रेगुलेशन का सार दिया गया। वेद में सब कुछ था, लेकिन वेद से कुछ कुछ चीजों को निकाल करके एक एक बुक में लिखा गया। तो स्मृति भी उसी पे बेस्ड थी और स्मृति लिखे गए। एपिक्स तो आप जानते हैं स्टोरी के फॉर्म में, वेद के जो रूल रेगुलेशन थे उसको आप देखते होंगे कि नॉन लिविंग थिंग के माध्यम से, केवल प्रिंसिपल से अगर कोई चीज बताया जाता है तो प्रिंसिपल से लोगों को समझ नहीं आ पाता। एग्जाम्पल तो एपिक्स जो है रामायण एंड महाभारत, ठीक है, दो एपिक्स जो ग्रेटेस्ट एपिक्स, नॉट ओनली रिलीजन, धर्म के नाम से नहीं, आप पॉलिटिकल सोशल लाइफ के नाम से देखेंगे, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण एंड महाभारत, तो ये बोला गया अगर आप वेद नहीं पढ़ पाते, ब्राह्मण अरण्यक में डिटेल में नहीं कर सकते, तो ये रामायण एपिक देख लीजिए और महाभारत, और इससे जो लेसन मिलेगा आपको उससे आप पूरी जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा जो है कोचिंग के द्वारा किया गया, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा उस समय के किया गया कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे आप यूपीएससी देने वाले हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे कोई कोई कोचिंग वाले टफ इजी वे में नहीं समझा पाते, लेकिन कोई कोचिंग वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। सेम वैसी कोचिंग खोला था रामायण और महाभारत का, समझ जाइए कि इसको पढ़ करके आप सब कुछ लाइफ के प्रिंसिपल को जान सकते हैं। तो ये एपिक जो है महाकाव्य दो लिखे गए थे, रामायण और महाभारत, और इसमें श्लोक भी बहुत था। आप एक यही देखेंगे महाभारत में 1 लाख तो श्लोक है, श्लोक में ही लिखा गया था, इसीलिए इसको जो है वर्बली आप नहीं बता सकते थे। इसके लिए एक एक बुक छाप दी गई, बोल दिया गया कि ये बुक घर ले जाओ, वहां पढ़ते रहना, इसीलिए इसको स्मृति बोला है। तो ये समझ आ गया। अब देखिए श्रुति एंड स्मृति, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसमें ज्यादा डिटेल्स में आते नहीं है। हालांकि हम अगर भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो शायद आज भी हमको वेद पढ़ना पड़ता, श्लोक पढ़ते रहते, लेकिन आज हमको केवल यही देखना है। तो देखते हैं 4 वेद। द फर्स्ट वन वाज द ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद ये देख लेते हैं। इसमें 10 मंडल यानी 10 चैप्टर था। 1028 हाइमन्स यानी सूक्ति थी, सूक्ति यानी समझ जाइए कि लाइन्स, एंड 10,580 वर्सेस ऋचाएं। ऋचाएं मीन्स भी क्या होता है, 2-2 लाइन की जो ऋचाएं होती है वो। तो आप देख सकते हैं 10 चैप्टर में डिवाइड था ये ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक स्पेसिफिकेशन था, ऋग्वेद यानी समझ जाओ ऋचाओं, जो वर्सेस हैं, वर्सेस बहुत सीक्वेंस में लिखे गए थे, इसीलिए इसको ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द वर्सेस। और इसमें मंडल थे, 10 मंडल है, 10 पढ़ते अगर हम पढ़ते तो, अगर यूपीएससी इंक्लूड कर देता कि नहीं आपको वेद ही पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है पढ़ना ही पड़ जाता, क्योंकि आज उसका एग्जाम कहीं होता नहीं है, तो अब हम उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी आपको मौका मिले तो कुछ पढ़ना चाहिए, ना धार्मिक रूप से नहीं, नॉलेज के रूप से। कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी रिलीजन के बुक पढ़ो, बुक्स, हाँ कोई भी धर्म के बुक हो, वो नॉलेज आपको नॉलेज देता ही है, वो बुक जो है नॉलेज देता ही है। और नॉलेज कभी भी धार्मिक नहीं होना चाहिए, नॉलेज भी सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10 मंडल थे, उसमें से हम मेन देखते हैं। जो तीसरा मंडल था, थर्ड जो मंडल था, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। आप देखे होंगे जो हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र, मुझे लगता है मोस्ट कॉमन मंत्र, ये सबको लर्न होता है। ये जो है ऋग्वेद से ही आया हुआ है, देख सकते हैं ऋग्वेद से। हमको कभी कभी प्रश्न भी पूछना चाहिए कि अगर हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं या कोई फिर लाइन्स पढ़ रहे हैं, वो कहां से आया, तो जो सोर्स था वो ऋग्वेद से। देख सकते हैं 1500 साल पहले गायत्री मंत्र 3rd मंडल में, ठीक है। 8वें मंडल में खिल, इसमें 8वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था, हाथ से लिखा गया था, ठीक है, कुछ छूट गया होगा तो 8 चैप्टर को हाथ से हैंड रिटन कुछ स्क्रिप्ट मिली है इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेद, उसको खिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिल 8वें मंडल में मिला हुआ है। 9th मंडल में सोम देवता, एक जो गॉड है सोम, वैसे तो आपने देखा होगा इंद्र, फिर अग्नि, उसके बाद प्रजापति, ये गॉड आए, लेकिन सोम मीन्स समझ जाइए कि मून, चंद्रमा, उसका वर्णन है कहां पर? 9th मंडल में। और 10th मंडल तो जो कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं कि पुरुष सूक्त यानी कि एक आदमी की तरह बना गया समाज को, और ब्राह्मण यहां सर से पैदा होंगे, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होंगे, एंड वैश्य पेट से, और शूद्र जो है पैर से। तो इस तरह से पुरुष सूक्त, पूरे समाज को एक पुरुष के 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन से मंडल में था? 10th मंडल में। तो ये ऋग्वेद था। इसमें पॉलिटिकल ज्यादा इंटरफेयर नहीं था, पॉलिटिकल जो है नॉलेज ऋग्वेद में ज्यादा नहीं है। सोसाइटी को ज्यादा यहां पर डिफाइन किया गया, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब ज्यादा डिफाइन किया गया है। और मेन तो रिलीजन था, ठीक है, भर भर के इंद्र देवता
एंड अग्नि देवता, इसका वर्सेस बहुत है, इनको खुश करने के लिए मंत्र बहुत थे ऋग्वेद में भर भर के। आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से लोग डरे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय पता तो रहा होगा, क्योंकि जस्ट उसके बाद का पीरियड है, तो इसलिए उन्होंने ये सब जो बुक है डेडिकेट किया था गॉड को। ठीक है, अब देखते हैं यजुर्वेद जो दूसरा है यजुर्वेद। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो ऋग्वेद पढ़ते थे उसको होत्री बोला जाता था। जैसे आज आप यूपीएससी क्लियर करेंगे आपको आईएएस बोला जाएगा, वैसे ही उस समय बहुत बड़ा आईएएस पोस्ट था, मतलब बहुत नामी पोस्ट था, उसको बोलते थे होत्री। अगर आपने ऋग्वेद पढ़ लिया तो आपको एक डिग्री मिलेगी होत्री की। होत्री मीन्स आप समझ जाइए ऋग्वेद के आईएएस थे। ठीक है, अब यजुर्वेदा दूसरा आते हैं यजुर्वेदा। देखिए नाम से याद रखना, ऋग यानी क्या होता है ऋचाएं, वेदा यानी ऋचाओं से, लाइन्स से गॉड को खुश करना, वो था ऋग्वेदा। यजुर्वेदा, यजुर यानी देख सकते हैं यज्ञ, याद रखिए यज्ञ जो आप जानते हैं हिंदू धर्म में यज्ञ होता है। यजुर्वेदा, इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते थे अध्वर्यु, क्या बोलते थे अध्वर्यु, होत्री अध्वर्यु। ठीक है, यजुर्वेदा। अब यजुर, यजुर यानी यज्ञ, तो इसमें क्या था, जैसे शादी मैरिज के लिए देखेंगे कुछ कुछ मंत्र पढ़ा जाता है, कोई भी अगर रिचुअल प्ले किया जा रहा है इन द हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड बात है, तो हिंदू धर्म में अगर कोई रिचुअल प्ले किया जा रहा है तो उसमें जो मंत्र होते हैं वो सब इसी वेद से लिए जाते हैं। कौन से, यजुर्वेदा। और ये जो खासियत है ये प्रोज एंड पोयम दोनों में था। ऋग्वेद तो पूरा पोयम के फॉर्म में था, दो दो लाइन के जो श्लोक होते हैं श्लोक, उस फॉर्म में था, लेकिन इसमें कुछ कुछ स्टोरी भी थी और पोयम भी था। प्रोज एंड पोयम का कॉम्बिनेशन है यजुर्वेदा। सेक्रीफिशियल प्रेयर इसमें लिया गया है। सेक्रीफिशियल मींस वही यज्ञ जो भी करना है उसमें कौन कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, कब कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, सब कुछ यजुर्वेदा में था। थर्ड वन है सामवेदा। ठीक है, सामवेदा, इसके पढ़ने वाले को बोलते हैं उदात्री। देखिए होत्री, अध्वर्यु एंड उदात्री। होत्री HAU, हाउ बोल सकते हैं, आज क्या बोलते हैं IAS, लेकिन पहले HAU, होत्री अध्वर्यु उदात्री, ये याद रखेंगे। हाउ डिग्री मिलती थी। सामवेद अगर पढ़ लिए तो आपको बोला जाता था उदात्री। ये बुक ऑफ चैंट्स यानी बहुत सारे सॉन्ग्स इसमें है, इंडियन म्यूजिक का ये बेस माना जाता है सामवेद। सामवेद से ऐसा बोला जाता है कि क्लासिकल जो म्यूजिक है इन द इंडियन सिस्टम यहीं से निकला हुआ था। सामवेद वेद के सिंगिंग के लिए सॉन्ग के लिए, इंडियन म्यूजिक के लिए बेस वेद बोल सकते हैं। और फोर्थ और जो लास्ट है वो है अथर्ववेद। ठीक है, इसके पढ़ने से क्या डिग्री मिलती थी ये तो उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद को बाद में इंक्लूड कर दिया गया है इन द डिग्री में। जैसे आप देखेंगे CSET को 2013 में इंक्लूड कर दिया गया इन द UPSC, वैसे ही पहले जो IAS बनते थे वो 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। जो अथर्ववेद है उसको CSET की तरह इंक्लूड कर दिया गया। और अथर्ववेद बहुत मजेदार वेद है, आप देखिएगा अथर्ववेद में मैजिकल फार्मूला, जैसे कि वशीकरण, अगर आपको अपने शत्रु को कुछ नुकसान पहुंचाना है वशीकरण करें, या फिर अपने व्यापार में रातों रात तरक्की करे, या मात्र 3 किताब पढ़ के UPSC निकाले, वो सब यहाँ पर अथर्ववेदा में है। मतलब मैजिकल फार्मूलाज का यहाँ इंटीग्रेशन था इन द अथर्ववेदा। तो जब ये 3 कोचिंग वाले ये पढ़ा रहे थे, अब ये कोई नया किसी ने भी ये लिखा होगा अथर्ववेदा को, तो अथर्ववेद में ऐसा पता चला कि अच्छा उसमें तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स है कि कैसे हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, या कैसे हम शॉर्ट तरीके से राजा बन सकते हैं। तो फिर बाद में इसको भी वेद में इंक्लूड कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे इसके पढ़ने वाले का क्या बोला जाता है डिग्री, ये अभी तक डिटेल में मिला नहीं, आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये 4 बुक हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। द 4 बेसिक बुक्स वर द बेस ऑफ द वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर, वेद, और वेद के लिए इन 4 बुक को जानना जरूरी था। और वैसे तो ब्राह्मण अरण्यक भी हैं, लेकिन हम जैसे जैसे कोई डायनेस्टीज आते जाएगी उसके साथ साथ डिटेल में पढ़ते जाएंगे। एक चीज याद रख लीजिए, मनुस्मृति जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय का, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सारे रूल्स को निकाल करके मनुस्मृति में लिखा गया है। आज भी आप देखेंगे कोई एथिकल रूल है उसके लिए मनुस्मृति बुक जो थी वो थी। और एक है मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का टैग लाइन है इन द संस्कृत, कभी भी देखेंगे आप सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो लिया गया मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे धर्मों से बहुत सारे चीज लिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक टेक्स्ट ड्यूरिंग द
वैदिक कल्चर। अब आपके होमवर्क क्या होगा, वही डीपी आपको देखना है अपना, व्हाट्सएप की डीपी नहीं, आपको ये कोचिंग का डीपी। डी मींस डिटेल पढ़ना है इसका एनसीईआरटी से, एंड पी से प्रैक्टिस पीवाईक्यूज देखना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से कोई क्वेश्चन आए थे क्या प्री में, या आपको देखना है इससे रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चंस बने थे क्या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ये आप बस देखते रहिए, जब एडवांस करेंगे ना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब आपको काम आएगा। तो डिटेल आप पढ़िए, उसके साथ साथ पीआईक्यू देखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड के साथ, कि किस तरह से वैदिक सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। जब ज्यादा धर्म बढ़ने लगेगा तो आप देखेंगे कि इसका भी डिग्रेशन होगा, क्योंकि ये धर्म से ही पूरा वैदिक कल्चर बना हुआ था। और धर्म जब ज्यादा होने लगा, जब धर्म एक सीमा से ज्यादा बढ़ने लगा, तो वैदिक कल्चर का भी डिग्रेडेशन हुआ। और फिर वैदिक कल्चर से महाजनपद जो सिटीज थी 16 वो बनी थी, और उसका जो वर्णन है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट में आएगा। तो वो देखेंगे कि कैसे वैदिक सभ्यता खत्म हुई। अब जो इसका जो एंड हुआ होगा, ऐसा तो दिया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग गांव से ज्यादा ग्रुप बना होगा, और ज्यादा ग्रुप बना होगा तो लोगों को सच पता चला होगा। और फिर उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग सिटी बनाए थे, 16 सिटीज बनाए थे, जो 16 महाजनपद है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 16 महाजनपद के साथ। थैंक यू।